बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुतल्लिक। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पल्स से मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी for a short interval of time, then the product of force and time is called impulse। अगर एक ऑब्जेक्ट पे हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स अप्लाई करें तो उस अप्लाइड फोर्स और टाइम टेकन का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम नाम देंगे इम्पल्स का। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच के दौरान बैट्समैन बॉल को 6 के लिए हिट करना चाह रहा है तो बैट्समैन बॉल पे विद द हेल्प ऑफ बैट एक लार्ज फोर्स अप्लाई करेगा फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान जो उसने फोर्स लगाई है और जो टाइम टेकन है जिस दौरान उसने ये फोर्स लगाई है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा इसको हम इम्पल्स का नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से मुतल्लिक बात करें, इम्पल्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स को टाइम टेकन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इम्पल्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर देते हैं। F is equal to delta P change in momentum over time taken. The time rate of change in momentum is equal to applied force। ये वाला टॉपिक आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये T यहाँ पे देखें स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन को कुछ यूँ लिखा जाएगा, F मल्टीप्लाई टाइम टेकन विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, मीन फाइनल मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम को रीअरेंज करके लिख दिया है। तो देखिए ज़रा गौर से, फोर्स इनटू टाइम टेकन का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। एफ क्रॉस टी की जगह पे हम लोग आई लिख सकते हैं, दैट्स अ आई इम्पल्स विच इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। सो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इट मीन्स दैट जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। यस, यही हमने यहाँ पे कैच करना था। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, और इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो जैसे कि आपने देखा है कि मोमेंटम में जो चेंज होता है वही इम्पल्स होता है। इट मीन्स दैट इम्पल्स का क्या यूनिट होगा, जो यूनिट मोमेंटम का होता है वही यूनिट इम्पल्स का होगा। मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी बोलते थे। इट मीन्स दैट इम्पल्स का यूनिट भी क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको आप लोग न्यूटन सेकंड बोल दें। दिस इज अ एसआई यूनिट ऑफ अ इम्पल्स। इम्पल्स की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल आई, इसके राउंड स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। जो डायमेंशन मोमेंटम की थी वही डायमेंशन इम्पल्स की होगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे। किलोग्राम यूनिट होता है मैस का, तो मैस की डायमेंशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर यूनिट होता है लेंथ का, और लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और सेकंड यूनिट होता है टाइम का, तो टाइम की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहाँ पे सेकंड का पावर -1 है तो यहाँ पे टी का पावर भी -1 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अ इम्पल्स। यहाँ पे चंद एक एमसीक्यूज में आपको कैश करवाता चलूँ।
अगर आपके एनुअल पेपर में ये क्वेश्चन आता है विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैव अ सेम यूनिट, तो याद रखें मोमेंटम और इम्पल्स दोनों क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट होता है, सेम डायमेंशन होती है। और ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, मोमेंटम में जो चेंज होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। या इस तरह से भी इसको क्वेश्चन को पूछता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर सिर्फ पूछे चेंज इन मोमेंटम तो वो इम्पल्स है, लेकिन साथ में रेट लगा दे, रेट ऑफ मोमेंटम दैट्स अ फोर्स, ओनली चेंज इन मोमेंटम दैट्स अ इम्पल्स। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो ये हमारे पास इम्पल्स का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुतल्लिक। इसको आप लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग थर्ड चैप्टर में लीनियर मोशन से मुतल्लिक बात करें तो एक लीनियर मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा उसको आप लीनियर मोमेंटम का भी नाम दे सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो कंजर्व करता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरेक्ट ना करे, जिसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। तो अब इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास दो नॉन रोटेटिंग हार्ड एंड स्मूथ बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 एंड m2 हैं रिस्पेक्टिवली, और ये दोनों बॉल्स किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। m1 का जो वेलोसिटी है वो v1 है और m2 का जो वेलोसिटी है वो v2 है। आफ्टर सम टाइम t दीज टू बॉल्स इम्पैक्ट विद ईच अदर, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन m1 m2 पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर m1 m2 पे कोई फोर्स लगाता है तो इन रिएक्शन m2 भी m1 पे कोई फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं f डैश से। लेकिन यहाँ पे f और f डैश दोनों फोर्सेस सेम फोर्सेस होंगी, जितनी फोर्स m1 m2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स m2 इन रिएक्शन m1 के ऊपर एक्सर्ट करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू f डैश, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें किसी एक के साथ, मीन्स दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। f अगर टूवर्ड द राइट साइड है तो f डैश टूवर्ड द लेफ्ट साइड होगा। आफ्टर इम्पैक्ट टकराने के बाद ये दोनों बॉल्स ने अगेन सम पार्टिकुलर वेलोसिटीज v1 डैश एंड v2 डैश के साथ मूव करना शुरू कर दिया है। टकराने के बाद m1 का वेलोसिटी v1 डैश हो गया और m2 का वेलोसिटी v2 डैश हो गया है। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, ये वाला केस जो था ये बिफोर कोलिजन था, यहाँ पे कोलिजन हुआ है और यहाँ पे ये आफ्टर कोलिजन है। अगर ये वाला सारा सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इट मीन्स दैट इस आइसोलेटेड सिस्टम का टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो टकराने के बाद इसके टोटल मोमेंटम के सेम होगा। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करनी है। यहाँ पे हम m1 और m2 के लिए चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इम्पल्स के टॉपिक में हम लोग बात कर चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम टेकन, कि फोर्स और टाइम टेकन का प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब अगर हम m1 और m2 के लिए मोमेंटम की वैल्यूज़ की बात करें तो आप जानते हैं मोमेंटम इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे बिफोर कोलिजन m1 का मोमेंटम होगा हमारे पास m1 इंटू v1, m2 का वेलोसिटी v2 है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। आफ्टर कोलिजन के बाद जो है m1 का वेलोसिटी v1 डैश हो गया तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 डैश, और m2 का वेलोसिटी v2 डैश हो गया तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2 डैश। सबसे पहले हम लोग m1 के लिए चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। देखिए m1 पे फोर्स कितनी लग रही है, f डैश, तो इसके लिए चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा f डैश इनटू टाइम विच इज इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m1 का फाइनल मोमेंटम है m1 v1 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका बिफोर कोलिजन m1 v1 के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 का। सिमिलरली m2 के लिए भी चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखें। m2 पे फोर्स कितनी लग रही है F, और टाइम टेकन दोनों के लिए सेम है t, तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई t विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m2 का कितना होगा, m2 वेलोसिटी v2 डैश है, तो ये हो जाएगा m2 v2 डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2, इसको बोल दें इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे f डैश मल्टीप्लाई t प्लस f मल्टीप्लाई t विच इज इक्वल टू, ऐड करें दोनों को, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस, इसको अब लिखें m2 v2 डैश माइनस m2 v2। यहाँ पे t कॉमन हो रहा है, t को कॉमन करें तो इस इक्वेशन को लिखेंगे f डैश प्लस f विच इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं कि f डैश के इक्वल है, जो फोर्स m1 ने m2 पे लगाई है उतनी ही फोर्स m2 m1 पे लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मीन f डैश इज इक्वल टू माइनस f या f इज इक्वल टू माइनस f डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस f डैश, या f डैश के इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे f की जगह पे माइनस f डैश पुट कर दें, या f डैश की जगह पे माइनस f पुट कर दें, तो ये f डैश माइनस f डैश ये दोनों का सम 0 हो जाएगा। ये सारी इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, इधर बच जाएगा 0 विच इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। डैश वाली टर्म यही रहने दें, विदाउट डैश ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर आए। यहाँ पे ये दोनों माइनस हैं, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएंगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे m1 v1, ये भी विदाउट डैश इधर आएगी, प्लस m2 v2 विच इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इस इक्वेशन को बोल दें इक्वेशन 3। जरा गौर से देखें, m1 v1 दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन प्लस m2 v2 momentum of second ball before collision. So this is the total momentum of system before collision which is equal
to the m1 v1 dash, this is the momentum of first ball after collision, plus m2 v2 dash, this is the momentum of second ball after collision. So this is the total momentum of system after collision. It means that total momentum of system before collision is equal to total momentum of system आफ्टर कोलिजन, कि टकराने से पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम था टकराने के बाद भी उसका सेम वही मोमेंटम होगा, या आप यूँ कहें टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के सेम होगा। किसका? एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व करेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट थी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने इम्पल्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।